मैं इस समय गुलाब जी पांचाल साहब के आवास पर पहुंचा हूं। मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। ये गुडा नाथावथान के निवासी रहे हैं। एक आवास इनका बूंदी में है, छोटे बेटे के यहाँ। बड़ा बेटा अभी भी गांव में है। अब आप ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं और मेरी मुलाकात अक्सर यहीं इसी आवास में होती रही। आवास का रूप बदलता रहा। हम अक्सर बैठ करके ठहर करके देश दुनिया के बारे में बात करते रहे। हमारी बातें होती लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं होती। अभी हाल ही में एक पत्रिका वाले से सूचना मिली कि लोक पर वो कुछ संग्रहित करना चाहते हैं। बड़े बूढ़ों से उनके पास बैठ कर के कुछ चर्चाएं की जाए लोक को लेकर के। आज मैं पांचाल साहब से लोक पर ही केंद्रित होकर के बातचीत करना चाहूँगा। जैसे आप सब सुन सकते हैं, आप 80 पार कर चुके हैं और शिक्षक से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने कई सामाजिक भूमिकाएं निभाई। वृद्धाश्रम के अध्यक्ष रहे और पांचाल समाज के उपाध्यक्ष रहते हुए आपने बहुत सारे कार्य किए। मैं चाहूँगा पांचाल साहब, आप लोक को कैसे समझते हैं और लोक को कैसे अभिव्यक्त करेंगे, लोक समाज के लिए कैसे उपयोगी है, इस पर हम जानना चाहेंगे। या आज के लोग आपके द्वारा लोक का क्या महत्व है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। वर्तमान में लोक पर आधारित राष्ट्र की समूची व्यवस्था संचालित है। इसमें राष्ट्र की व्यवस्था में जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। उसमें शिक्षा भी, व्यवसाय भी, सामाजिक कारोबार भी, सारी बातें। से बात कर रहा था उस लोक के विषय में जो आज समाज व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। लोक से अभिप्राय क्या है, पहले हम इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लें। लोक का सामान्य शाब्दिक अर्थ जन से आता है। जन के ऊपर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, तब लोक की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगी। समाज का वो अनुभवी तबका जिसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने अनुभव से जो समाज की व्यवस्था को दिशा देता है, उसके ऊपर बुद्धिजीवी वर्ग आज चिंतन कर रहा है कि लोक आधारित व्यवस्था जब तक परिष्कृत नहीं होगी तब तक सारी विकास की जो गतिविधियां हैं वो अधूरी मानी जाएगी। इसलिए लोक से अभिप्राय मेरी दृष्टि में समाज के उस वर्ग से है, उस तबके से है जो सामाजिक जीवन में लंबा समय गुजार चुका और समाज को एक नई दिशा देने के लिए सक्षम है। उस पर विभिन्न कोणों से बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेता, व्यापारी उसकी तरफ देख रहे हैं, उस वर्ग की तरफ जो समूची व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। तब जाकर जन पर चर्चा करने का आशय स्पष्ट हो। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाने की दृष्टि से
लोकोक्तियों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना उचित समझा। जीवन का ढेर सारा अनुभव उन कहावतों के द्वारा स्पष्ट करके नई पीढ़ी को दिशा ज्ञान कराना। जैसे आज का एपिसोड यस, लोक कथा की परंपरा में भोपा और भोपन दोनों पति पत्नी किसी भी महापुरुष की जीवन गाथा को अपने लोकवाद्य के माध्यम से गाकर और उनका मार्गदर्शन करके उस कथा को विस्तार से समझाने की दृष्टि से रात्रि को लोगों के सामने उस कथा को प्रस्तुत करते हैं। तो ये मैंने देखा है और लोग टकटकी लगाकर उनकी तरफ देखा करते थे। वो मुझे उस समय की बात याद आती है कि किस प्रकार से बिना किसी आडंबर के किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को आम जनता को समझाया जा सकता है। ख़ास तौर से जो मैंने सुना था तेजा जी, हीरामन जी, देवनारायण, इनकी जीवन गाथा को वो भोपा और भोपन वाद्य यंत्र के माध्यम से लोकगीत की शैली में लोक कथा को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया करते थे। इसी प्रकार मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मेरे पिताजी ने मुझे जो बात बताई थी उनकी आप बीती, उस पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना इसलिए उचित समझूंगा कि बिना अक्षर ज्ञान के, बिना कोई डिग्री लिए, बिना किसी विद्वान की सहायता के जीवन का कितना बड़ा गंभीर संदेश और प्रेरणादायक उनके जीवन की घटना को उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि मैंने उनसे एक केवल छोटी सी बात पूछी थी कि पिताजी, अपना परंपरागत व्यवसाय लकड़ी और लोहे का काम करना रहा है, आपने ये काश्तकारी के विषय में मुझसे अनेक बार कहा है कि मैंने बहुत खेती की, फिर मैं खेती को छोड़कर वापस अपने ये दस्तकारी पर आ गया। तो मैंने कहा वो क्या बात थी, आपने क्यों तो क्या दस्तकारी छोड़ी थी और फिर क्यों काश्तकारी को छोड़ा। दो आपने ऐसे व्यवसाय छोड़े जो आम आदमी की इनकम के आय के गांव में मुख्य स्रोत हुआ करते थे और आज भी हैं। उन्होंने मुझे बात बताई, वो आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ कि लोक में स्वाभिमान का संदेश कैसे उन्होंने हृदयंगम किया और उनकी आने वाली पीढ़ी को ये बात बताई। मुख्य रूप से मैं सीधा उस बात पर आता हूँ जब मैंने उनसे पूछा कि आपने खेती क्यों छोड़ी। फिर आपने जैसा बताया, मैंने पूछा उनसे कि लंबे समय तक आप वही दस्तकारी का काम करते रहे और फिर आपने ये खेती पकड़ी है। तो उन्होंने मुझे कहा, देख, ज़मीन तो थी नहीं, हम लोग वही दस्तकारी के काम पे लग रहे थे, लेकिन कुछ जमींदार लोग थे, उन्होंने भी हमको पैसे टके उधार दे रखे थे, हम कमा के उनको देते थे। पैसे जब ब्याज सही जोड़ करके पूरा नहीं पड़ता था तो उन्होंने हमको
उसमें आदोड़ी बटाई का सिस्टम समझाया और उन्होंने उनके कुएं पर ज़मीन में आदोड़ी जिसकी प्रथा होती है कि खेत मालिक और किसान उस पर खेती करे और उसमें जो फसल हो उसका खर्चा सेठ ही देता था। उस चुकने के बाद जो बचे वो आधा आधा कर लो। तो जैसा उन्होंने बताया कि कुछ बचता ही नहीं था। उस ज़माने में हमारे गांव में जीरा की फसल बहुत हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी ने एक सेठ का कुआं जो लगभग 15 बीघा था, उसमें 15 बीघा में जीरा किया। तो उस समय का जो दूसरे के खेती पर काम करके पेट पालन करता था, तो उसका एक नियम था कि जब फसल तैयार हो जाए तो ज़मीन के मालिक को सूचना दो कि फसल तैयार है, आप आइए। और उसको जो आपका पैसा है वो जितना जमा होता है वो लीजिए, शेष आदि हमको दीजिए। बिना सेठ की अनुमति के, भूस्वामी की अनुमति के हम उस फसल को तोल भी नहीं सकते थे, बेच भी नहीं सकते थे। तो जीरे की फसल को मैंने तैयार किया और सेठ जी के यहाँ बुलाने गया कि सेठ साहब फसल तैयार है, चलिए आप उसका तोल वोल कीजिए। उन्होंने कहा आता हूँ मैं। तो शाम को वो करीब 4:30-5 बजे खेत पर आए। तो जीरे की फसल तो अलग इकट्ठी कर रखी थी, ढक रखी थी, और जो उसमें से कचरा निकलता है उसको गांव की भाषा में कांट कहा करते थे, उसका ढेर लगा हुआ था। तो सेठ जी ने आते ही और वो जो लकड़े का वो जो जीरे का कचरा था उसमें अपनी छड़ी को नीचे गाड़ गाड़ करके चारों तरफ उसके जा रहे और देख रहे। मेरे पिताजी ने बताया कि गरीब घर तो था ही अपना, जमीन थी ही नहीं। गरीब के ऊपर कोई भी पैसे वाला किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगा सकता है। और क्योंकि जीरे की फसल की कीमत भी ज़्यादा आती थी, जीरा भी काफ़ी मात्रा में तैयार रखा हुआ था, तो उन्होंने सेठ जी ने शायद यही सोचा कि कहीं इसने इस कचरे में जीरा छिपा तो नहीं रखा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सेठ साहब कहीं ढूंढ रहे छो? अरे कहीं नहीं रहे, यही देख रहे छो भाई, जीरो रहतो नहीं गयो एम तने सफाई भाई सब बढ़िया करी छे। ठीक है आओ साहब, फिर आज देख लिया कैसे। हाँ, खाट बिछा रखी थी, वहाँ सेठ जी बैठ गए। कल तोला भाई, तोल लें इसको, कहीं बाद में तोल लेंगे सेठ साहब। मुझे ये याद आ रहा है कि इस कचरे में कोई चीज़ रखी मेरी, पहले उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने वो लकड़ी की आती है एक आंकड़ी जैसी कुदाली पंजाली, तो उससे लेके वो पूरे कचरे को मैंने पूरे खेत में बिखेर दिया। और वो सेठ जी कहते रहे, अरे क्या कर रहा है, ये काम पे श्याम पड़ रहा है। कह जी सेठ जी कोई चीज़ खो गई। क्या खो गया? जी जो चीज़ खो गई ना, अब मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। बाद में मेरे पिताजी ने कहा कि आप अपनी चौपड़ी बही खाते भी ले आओ, क्योंकि आज आपका पूरा हिसाब करना है कि जीरे में पूरा जमा हो या नहीं हो, कि बाद में कर लेंगे। कहते नहीं, आप तो जीरा पूरा तोल लो, आपके घर रख आता हूँ, जितना बचे उतना मुझको दे देना, और नहीं तो आपका जो पैसा निकले वो बता दें। उस दिन मैंने संकल्प कर लिया
दूसरे की ज़मीन पे खेती नहीं करना। इत्तेफाक था उस समय सेटलमेंट आया, ज़मीनें काफ़ी बेकार पड़ी थी। मेरे पिताजी ने दोनों, वो मेरे चाचा जी के उनके नाम 50 बीघा ज़मीन अलॉट करवाई, और विश्व ज़मीन नहीं थी। मेरे सामने वो 100 बीघा ज़मीन के मालिक हुए, जो संदेश उन्होंने दिया। लेकिन एक बात उन्होंने, फिर मैंने कहा सेठ जी ने क्या कहा, अरे वो वहाँ मैं उनके घर गया तभी उन्होंने ये कहा कि आज तुमने वो क्या बिखेरा, तेरी चीज़ क्या खो गई थी। अजी के मारो भरोसो खो गई छो आपका, आपकी दृष्टि में मुझ बेईमान छो, इसलिए अब मुझ खेती वेती न करो। वापस मैंने कोई दस्तकारी का काम समझ। ये उन अनुभवी लोगों से जिन्होंने लोक जीवन को जिया है। आज की ये समाज की व्यवस्था उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर लोकहित को सार्थक कर सकती है, लोकहित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज आपने अपने पिताजी का उदाहरण दिया, ये मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन आज हम सुन करके इसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये दूर दराज तक भी जा सके, जो हमसे बहुत दूर है। इस आपकी विश्वासपूर्ण स्वाभिमान क्या होता है, उस कहानी को सुना जा सके। खुददारी जो उनमें थी, जिसे आप कई तरह से बयां करते रहे। आप भी आज 80 साल पार कर चुके हैं। उस समय आपके पिताजी की उम्र क्या रही होगी? उस समय मेरे पिताजी की उम्र 50 के ऊपर थे। पिताजी कितने साल के होके गुजरे? वो 72 साल के। 72 साल के। आप